स्वर संधि के भेद तथा व्यंजन संधि के नियम आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे। और आल है, दो शब्द है ना, इसका अ मिला और इसका अ मिला, इन दोनों को मिलाकर ऊ आया हुआ है। तो दोनों तरफ ऊ होने के कारण उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। दोनों तरफ समान स्वर हो, जैसे अ इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। अब जैसे यहाँ पे चाहे ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ आ है, तो इसलिए इसी का बड़ा रूप दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ई है, ई और ई है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो इसी स्वर का दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ी ई हो गई है ना। इसी तरह से ऊ भी देख ले, ऊ अगर है तो दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, ऊ और ऊ, तो उसी स्वर का दीर्घ ऊ बन गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जो भी स्वर दिया हुआ है दोनों तरफ समान स्वर है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले अ वाले शब्दों को देखेंगे कि अ पर, अधीन, पर में अ की साउंड आ रही है, इसी र अ आवाज आ रही है, यानी इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, अ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो ये पराधीन बन गया शब्द। वेद अंत वेदांत हो गया। राम अवतार रामावतार, जो ये वाले व्यंजन होते हैं ना, इसमें बड़ा आ की मात्रा अगर लग रही है, दीर्घ आ लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि है। राम अवतार, पुष्प अंजलि, पुष्पांजलि हो गया। अब यहाँ पर इधर आ यानी कि पूर्व रूप में बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, लेकिन है दोनों तरफ आ, तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे दीक्षा और अंत दीक्षांत, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी, सीमा अंत सीमांत ना। बात समझ में आ रही है बेटा? तो स्वर जो है उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखो। तो अब यहाँ पर ई आ गया, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर है, इसलिए इसी ई का बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, इसलिए इसको दीर्घ संधि का नाम दिया गया है। तो कवि इच्छा, मुनि इंद्र मुनीन्द्र, यानी कवि है, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाली ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो कवि इच्छा हो गया। मुनि इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाला ई मिलकर मुनीन्द्र, बड़ा ई बन गया, मुनीन्द्र है ना। कवि ईश्वर कवीश्वर, कपीश कपीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, फिर भी रूप इसका दीर्घ ई ही बनेगा। तो नारी इंदु नारी इंदु, लक्ष्मी इच्छा लक्ष्मी इच्छा, पत्नी इच्छा पत्नी इच्छा। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखो बड़ी ई आया हुआ है, बड़ी ई आया है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर भी नारी इंदु बड़ी ई, लक्ष्मी इच्छा बड़ी ई, पत्नी इच्छा बड़ी ई, तो बड़ी ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि। अब ऐसे ही ऊ वाले में भी हम देखेंगे, ऊ और ऊ दोनों तरफ है, तरफ ऊ और ऊ है, तो बड़ा ऊ बन रहा है। कैसे भानु उदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा। तो भानु उदय, भानु नाम में छोटा ऊ लगा है और इधर भी उदय में भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर भानु नाम में बड़े ऊ की मात्रा लगी, भानु उदय। गुरु उपदेश गुरु उपदेश। अब आगे देखते हैं गुण संधि क्या है। जब यहाँ इसकी परिभाषा देखो ध्यान से, कि जब अ अथवा आ, यानी कि अ हो या फिर आ हो एक तरफ, यानी पहले वाले पद में अ होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, है ना। तो तीन नियम इसके हैं। अ के बाद अगर ई आया तो ए बन गया, अ के बाद अगर ऊ आया तो ओ बन गया, ठीक है, और अ के बाद अगर री आया तो अर बन गया। ये तीन तरह से गुण संधि होती है। क्लियर है बेटा? अब इसके उदाहरण देख लें। ज्ञान प्लस इंद्र, यानी ज्ञान न में आ रहा ना, अ के बाद ई आया, अ के बाद ई आया, तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है, इसलिए ज्ञानेंद्र हो गया। नर प्लस इंद्र, मतलब ज्ञानेंद्र शब्द बन गया ना, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बन गया, ए की मात्रा न में ए की मात्रा बन गई, कि ज्ञान प्लस ई, ज्ञान, ये अ और ई मिलकर ए हो गया ना। अब इसी से रिलेटेड हमने ये सारे शब्द देखने हैं, कि ज्ञान प्लस इंद्र, तो न में अ है और इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलकर ए बना। जैसे नर धन इंद्र, तो अ और ई मिलकर नरेंद्र, जैसे ज्ञानेंद्र बना था, ऐसे नरेंद्र। इधर ध्यान से देखो ना, जैसे तो यहाँ पर भी ए की मात्रा लग गई, नरेंद्र हो गया। सत्य प्लस इंद्र, तो सत्येंद्र हो गया। जहां पर भी अ और ई आया वहां पर ए बन गया, तो वहां पे ए की मात्रा लग गई, सत्येंद्र सत्येंद्र। अब हम देखेंगे कि बड़ी ई वाला, अ के साथ अगर बड़ी ई आया तब भी ए ही बनेगा, ठीक है। तो परम ईश्वर तो परमेश्वर, सोम ईश सोमेश, सुर ईश सुरेश। यहाँ पर ई, जहां जहां भी अ और ई आया है वहां पर ए बन गया है, यानी कि पूर्व पद में जो भी व्यंजन है उसमें ए की मात्रा लग जाएगी। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, पूर्व जो परम पहले आया है ना, और जो बाद वाला होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं, इसको पूर्व और ये उत्तर पद। तो पहले वाले पद में जो भी व्यंजन आया है उसमें उसके आगे अगर ई आया है तो वो ए बन जाएगा, अगर ऊ आया है तो ओ बन जाएगा। यहाँ पर सब में ई आया है, तो इसलिए ए की मात्रा इसके साथ लग जाएगी। परम के बाद ई आया तो म में ए की मात्रा लगकर परमेश्वर बन गया। सोम में के बाद ई आया है तो सोमेश, म में ए की मात्रा लग गई तो सोमेश हो गया। ऐसे सुर ईश है तो सुरेश बन गया, र में ए की मात्रा लग गई सुरेश हो गया, है ना। ऐसे इधर देखो, धर्म धन इंद्र है तो धर्मेंद्र हो गया, वीर इंद्र वीरेंद्र हो गया, पुष्प इंद्र पुष्पेंद्र हो गया, नर ईश नरेश हो गया, दिन ईश दिनेश हो गया, गण ईश गणेश हो गया।
क्लियर है ना बेटा। अब ये नया शुरू हो गया, इसको ध्यान से देखो। अ के बाद यदि उ आए तब ओ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर वही बात है कि अ या आ, अ होना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, है ना। ये पेंसिल है कि पेन है? पेंसिल देना। ये देखो अ या आ, और इधर उ या उ ना, अ हो या आ हो, उसके साथ में अगर उ छोटा उ है या बड़ा उ है, होना उ चाहिए। अ के साथ अगर उ मिल गया तो ये ओ, यानी ओ से ओखली वाला, ये गुण तीसरा गुण बन जाता है। ठीक है, अब इसके देख लें उदाहरण। चंद्र उदय, चंद्रोदय, है ना। द्र और उ, द्र का अ और उ मिलकर ओ बना, दोनों को मिलाकर ओ बना। और देश, हितोपदेश। पर उपकार, परोपकार, यह भी सब में ओ की मात्रा लग रही है, क्योंकि अ और उ मिलकर ओ बन गया है, इसलिए सब में ओ की मात्रा लग गई है। चंद्रोदय, हितोपदेश, परोपकार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देख लो, लोक उक्ति, लोकोक्ति, नर उचित, नरोचित, वीर उचित, वीरोचित। अब बात करेंगे कि अ के साथ अगर बड़ा उ मिल जाए। अभी तक हमने छोटा उ देखा, अब हम देखेंगे कि अ के साथ अगर बड़ा उ मिल जाए तब भी ओ ही होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई ना। शुरू में बताया था अ होना चाहिए पूर्व पद में, अ छोटा हो या बड़ा हो, और उसके सामने अगर उ छोटा है या बड़ा है, उसका तीसरा रूप ओ ही बनेगा। ये बात समझ लो। यमुना उर्मी, यमुनोर्मी, इस तरह से शब्द बना। अब अर वाले भी आ गए, जो हमने पहले सीखा था सप्तर्षि वाला, तो यहाँ पे ऋषि वाले भी आ गए। तो हमने क्या सीखा था कि अ के साथ अगर री आए तो अर बन जाता है, जिसमें र में हल होता है। अब यहाँ पे देव ऋषि तो देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्मर्षि, है ना। सप्त ऋषि तो सप्तर्षि, वसंत ऋतु तो वसंत ऋतु, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। अब अगर कहें ये बड़ा आ है, तब भी री के मिलने से वो अर ही बनेगा, तो महर्षि, महर्षि, राजा ऋषि, राजर्षि, इस तरह से ये गुण संधि रूप बनती है। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी मतलब एक अधिक बढ़ जाना, है ना। तो क्या बढ़ जाता है? एक मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो हम देखेंगे यहाँ। जब अ अथवा आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए, तब दोनों मिलकर बड़ी ए या फिर बड़ा औ हो जाता है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और जहां पे बड़ी ए और बड़ा औ होता है उसी को वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पे अ के बाद ए यानी छोटी ए आई है, तभी बड़ी ए ही बनेगी ना। एक 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 एक, यहाँ पे क में अ है और इधर ए आ गया, अ के बाद ए आया तो बड़ी ए बन के एक कैक हो गया, यानी का पे बड़ी मात्रा लग गई, बड़ी आई की मात्रा लग गई, है ना। ऐसे मतलब एक एक दो शब्द है ना। ये वाला क में अ आया है ना, इसको देखो, क में अ है और हमारी परिभाषा क्या है कि यदि अ के बाद ए आए, तो इस अ के बाद ए आया हुआ है, तो इन दोनों के मिलने से बड़ी ए हो जाता है। इस लगी है या बड़े औ की दो मात्राएं लगी हैं दो शब्दों के बीच में, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये छोटी सी पहचान। लोक एषण, लोकैषण, यानी अ और ए मिलके क में बड़ी ए बन गया, लोकैषण, है ना। उसके बाद देखिए, अगर इधर आ है, बड़ा आ, और इधर ए है, तब भी ए ही बनेगा, यानी अ और ए का मेल अगर हुआ है तो उसका रूप जो है, रिजल्ट उसका बड़ी ए ही होगा। सदा एव, सदा में बड़ा आ है और इधर ए है तो सदैव हो गया, है ना। इधर तथा एव तो तथैव हो गया, है ना। उसके बाद अ और आई, यहाँ पे छोटा अ और इधर बड़ी ए है, अ और ए मिलकर भी बड़ी ए ही बनेगा, तो मत ऐक्य, मत ऐक्य। धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, है ना, ए बन जाए धन ऐश्वर्य। अब यहाँ पर ओ की बात आ गई, ओ वाले शब्द देख लेते हैं। आ और ओ मिलकर बड़ा ओ बना, बड़ा ओ बना ना, तो महा औदार्य, महोदार्य, ओ, ये जो औ था बड़ा औ वो इसमें लग गया, हाँ में मात्रा बन गया, महोदार्य बन गया, है ना। महा औषध, महौषध बन गया। ठीक है, यण संधि का मतलब यह है कि य बन जाता है, यण संधि में य बन जाता है, य या फिर व बनता है। यण संधि में ही ये य बनता है या फिर व बनता है, ये दो चीजें होती हैं। और ये य और व कैसे बनता है ये हम देखेंगे। इसमें लिखा है यण संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं, यानी ई अथवा ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अभी तक हमने आ की बात की थी कि पूर्व पद में आ आए, अब यहाँ पर ई की बात हो रही है। अगर पूर्व पद में ई आया है, छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, ई आया है तो उसका या बन जाएगा। और अगर पूर्व पद में उ आया है, उ या उ, तब उ के स्थान पर व बन जाता है, ई का या हो जाता है। बस इतना करना है ना। अब देखें उदाहरण देखें, यानी ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, यानी ई या ई का य हो जाता है, य में बदल जाता है। जैसे ई प्लस अ या आ,
यानी इसको छोड़कर अगर ई आया है तो उसके बाद कोई ई को छोड़कर कोई और स्वर आए, अगर ई ही आया वो तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। ई के बाद अ आया तो ये या बन गया, यानी कि इधर जो भी स्वर आया है य, ई का तो य बन गया, और इधर जो भी स्वर है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा, है ना। जैसे ये आ है तो य में आ की मात्रा लग गई ना। जाते अति अंत, अत्यंत, आदि अंत, आद्यांत। अब ध्यान से देखो शब्द, क्योंकि जितने भी ई आया है ई का य बन गया, लेकिन य बनने से पहले जो पहला जो व्यंजन था वो आधा रह गया और आधा ही लगेगा, क्योंकि उसमें स्वर नहीं मिल रहा इसलिए आधा ही लग रहा है। तो आद्यांत हो गया तो द में हल लगा हुआ है। अभी आगत तो अभ्यागत, आधा भ रह गया। अति आचार तो अति का आधा त और ई का या मिलकर या अत्याचार हो गया, है ना। यदि अपि तो यद्यपि हो गया। नदी अर्पण नद्यार्पण हो गया। इत्यादि इत्यादि हो गया। परिआवरण पर्यावरण हो गया। क्लियर हो गया बेटे, बात समझ में आ रही ना, पूछ लेना अगर कहीं पे भी अटको। उसके बाद देखे कि ई के बाद अगर ऊ आए, ई के बाद अगर ऊ आए तब भी यही ई का तो य बना, लेकिन ऊ जो है वो मात्रा बनकर उसमें लग जाएगा। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ बनकर यू बन गया, बड़ा ऊ है तो यू बन गया, है ना। अब उदाहरण भी देख ले। प्रति उपकार तो प्रत्युपकार, य से पहले आधा था, क्योंकि इस ता में से हमने ई हटा लिया, ई का य बन गया तो इधर त आधा रह गया बिना स्वर का, इसलिए प्रत्युपकार। उपरि उक्त उपर्युक्त, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऊ आए तो यू बन गया, प्रत्युपकार। उपरयुक्त। नी ऊन तो न्यून, वी हून तो व्यूह बन गया, है ना। ई के बाद अगर ए आई, अब ये या यही हो जाता है। प्रत्येक प्रत्येक। देवी ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य हो गया। उसके बाद आ रहा है ऊ अथवा ऊ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। अभी हमने ई का देखा था ना, ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है यण संधि में। अब कैसे? पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, उसके बाद अ आया तो सु आगत, तो सु का ऊ का तो व हो गया, आधा स रह गया तो स्वागत। इस ऊ का व बन गया तो, और ये व में ये वाला आ मिल गया तो वा, और आधा स आधा रह गया तो स्वागत ये शब्द बना। उसके बाद सु अच्छ तो स्वच्छ बना। गुरु आकृति तो गुरुवाकृति, है ना। ये इस गुरु के ऊ का व बन गया तो आधा रा रह गया, तो इस आधा जब रा रह जाता है तो आपको बताया था पहले भी कि र जो है अपने आगे वाले व्यंजन के कंधे पर बैठ जाता है जब आधा होता है, क्योंकि पांव पर नहीं खड़ा हो सकता, तो गुरुवाकृति बन गया। सुअल्प स्वल्प बन गया। इसी तरह से ऊ या ऊ के बाद अगर ई आए, ऊ का व बना और ई मिल गया, इसमें ई की मात्रा लगी तो वी बन गया, है ना। तो अनुइति अन्विति हो गया। अनुएषण अन्वेषण हो गया। अब हम देखा कि री आ गया, री के बाद भी कोई अन्य स्वर आए तो री का र हो जाता है ना। तो जैसे मात्र आज्ञा तो मात्राज्ञा। भ्रात्र आदेश तो त्रि का जो र था, र में आ मिल गया तो रा बन गया, और ता मिलके ता आधा है, मात्रा बन गया। भ्रात्रा बन गया, भ्रात्रादेश। मात्राज्ञा। पितृ अनुमति पितृनुमति, इस र में अ मिल गया ये वाला तो पितृनुमति, है ना। यहाँ पर आधा त है, यहाँ पर भी आधा त, यहाँ पर भी आधा त आया हुआ है, तो र मिलकर वो त्र संयुक्त स्वर बन गया, संयुक्त व्यंजन बन गया, है ना। तो मात्राज्ञा, भ्रात्रादेश, पितृनुमति, मातृच्छा, ये शब्द इस तरह से बने जब पूर्व पद में अगर री आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तब री का र हो जाता है। आगे देखें, अब ये तो हो गई हमारी यण संधि, जैसा कि इसमें शब्द में लिखा हुआ है अय आदि, यानी अयादि संधि में अय बनता है। अय, आये, अव और आव ये शब्द बनते हैं। वो कैसे बनते हैं ये हम सीखेंगे आज। हम इसकी परिभाषा को देखकर, हमने देखा था कि संधि में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक पूर्व भाग और एक होता है उत्तर भाग, है ना। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो पूर्व भाग है वहां पर पूर्व भाग में भाग यानी कि जो पहला वाला होता है और उसके बाद जो उत्तर वो है उसको उत्तर भाग कहते हैं। तो पूर्व भाग में अगर ए आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, और अगर पूर्व भाग में बड़ी ए आए तब इससे आय बन जाता है ना। और अगर पूर्व भाग में ओ आए, ओ से ओखली वाला ओ आए तो अव बन जाता है, और अगर औ आए यानी बड़ा औ आए तब आव बन जाता है। अब कैसे बनता है ये भी साथ में देख लें। तो पूर्व भाग में तो हमने देख लिया कि ए आए तो अय, आई आए तो आए, ओ आए तो अव और औ आए तो आव बनता है। तो उत्तर पद में क्या होना चाहिए, अब हम देखेंगे कि अगर इधर उत्तर पद पूर्व पद में ए आया है और उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर, कोई स्वर आए,
क्योंकि स्वर संधि पूर्व पद में ए आए और उसके बाद उत्तर पद में कोई और स्वर आए, तब ए का अय तो होता ही है, लेकिन जो भिन्न स्वर है वो उसमें मात्रा बनकर इसके लग जाता है ना। अब हम देखें, उदाहरण देख लें। उदाहरण के बिना तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हमने एक उदाहरण लिया, ने प्लस अन, ये उदाहरण लिया है ना। जैसे कि शर्त के अनुसार था कि अगर पूर्व पद में ए आया है, तब ना में ए है ना, तो ना में से हमने ए अलग कर लिया, ए हमने अलग कर लिया और ये हमने इस तरह से लिख लिया है ना। अब ना में से ए लिख लिया तो ए का तो अय बन जाता है, हमने हमारी नियम के अनुसार ए का अय हो जाता है। तो इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि ये न हल वाला है, प्लस अय बन गया, और प्लस ये अन हो गया, क्योंकि इधर वाला उत्तर पद में अन आया है। क्योंकि हमने देखा था कि ए और प्लस भिन्न स्वर हमारे पास अ आया है ना। इधर ए है और इधर अ हो गया, ए और अ भिन्न स्वर हो गया। जो अ है वो इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये स्वर है, तो न और अ हमने जोड़ा तो न पूरा बन गया। और ये जो य है, य में हल लगा हुआ है, य और ये अ बना तो य बन गया है ना, और न लास्ट में रह गया तो ये जुड़ गया। तो इसको हमने शब्द बना दिया न य न, इस तरह से नयन शब्द बना अयादि संधि में ना। तो अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, बड़ी ए का। हमने बड़ी ए का उदाहरण लिया तो गई प्लस अक है ना। गई में आई है, यानी कि गई में से ए निकाला तो, और हमारे पास ये बना गए, यानी ए और अ, ये अभिन्न स्वर है। अब ये ग में से हमने ए निकाल लिया तो ग तो हमारे पास वैसा ही रहेगा क्योंकि उसमें हल लगा हुआ है, लेकिन इस ए का हमने आय बना लिया, बड़ी ए है इसलिए हमने इसका आय बना दिया, और प्लस में ये अक जो ऊपर से चला आ रहा है ये अक हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ग में आ जोड़ दिया तो आ जो है वो क्या बन जाएगा, इसमें मात्रा बनकर लग जाएगा, गा बन गया। और ये वाले य में हमने ये वाला आ जोड़ दिया तो ये य बन गया, और ये कप ऊपर पीछे है ये अक हो गया। तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो गा य क, इस तरह से बना ये शब्द है ना। छोटी ए से आय बना तो इसलिए ये नयन बना था, और बड़ी ए से ये गायक शब्द बन गया। क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे कि ओ से क्या बनता है। अगर ओ आया है तो ओ प्लस भिन्न स्वर है, तो पो में जो ओ आया है इसको हम अलग अलग लिख लें। पो में हमने ओ अलग कर लिया तो पो प प्लस ओ, और भिन्न स्वर जो है वो अन हो गया, अन लिख लिया अगर, है ना। तो अब इस पा को भी साथ साथ उतारते जाएंगे नीचे, क्योंकि पा को भी जोड़ना है पो, और इस ओ का अब हो गया, इस ओ का अब हो गया, और प्लस अन है तो उसको भी हमने ले लिया अन। तो प और अ मिलकर हो गया प ना, व और अ मिलके हो गया व। सीखेंगे व्यंजन संधि में क्या क्या नियम होते हैं, इसके भेद नहीं होते, इसके नियम ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और नियम कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक बात मैं अच्छे से आपको समझा दूं कि व्यंजन संधि में वर्णों का बहुत महत्व होता है, वर्णों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो स्पर्श व्यंजन है उनके क्रम को आपने याद करना है, इसलिए इसमें, क्योंकि इसमें इसका बहुत महत्व है। जो स्पर्श व्यंजन है जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पहला जो दिया हुआ है उदाहरण है जगत प्लस ईश है, जगत धन ईश है, तो इसमें त व्यंजन आया है जिसमें हल लगा हुआ, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये पूरा पूरा व्यंजन है। और व्यंजन के साथ उत्तर पद में स्वर आया हुआ है, तो इसके जो नियम है वो इस तरह से होता है। जैसे इसकी परिभाषा देख लो, किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या फिर स्वर, यानी व्यंजन है उसके बाद उत्तर पद में कोई व्यंजन आए या फिर कोई स्वर आए, तब जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश है, तो जगत में जो त आया हुआ है ये त वर्ग का है ना, त थ द ध न। अब इसमें ये देखना है कि त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, क्योंकि इसके नियम हैं ऐसे कि अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तब वो व्यंजन जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त थ द, तो द जो है वो उसमें इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा त, और इसमें
जब ये त द में परिवर्तित हो जाएगा तो इस द में ये वाला ई स्वर उसमें मिक्स होकर तीज बन जाएगा, तो जगदीश। तो ये पूरा शब्द कैसे बना, जगदीश, द में बड़ी ई की मात्रा लग गई तो जगदीश हो गया। इसी तरह से वागदान है तो क जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, जैसे क ख ग, ग हो जाएगा क्योंकि इसमें भी हल लगा है तो ग में भी हल हो जाएगा। तो क्योंकि इसके सामने कोई भी स्वर नहीं है तो इसलिए ये क जो है वो आधा ही रहेगा, तो इसको जो हम बोलेंगे, जिसको जब हम शब्द बनाएंगे तो वागदान हो जाएगा, क्योंकि ग में कोई स्वर नहीं है, क्योंकि क के स्थान पर हमने ग लगा दिया, क का तीसरा वर्ण ग होता है, तो वागदान हो गया। षट आनन है, ट के बाद आ स्वर आया हुआ है तो यही वाला रूल इसमें लगेगा। तो ट है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण हम देखेंगे, ट ठ ड, ड आया तीसरा, तो जो ट है वो ड में बदल जाएगा और ड में आ स्वर मिलकर इसमें मात्रा बन जाएगी और षडानन ये शब्द बना। इस तरह से दिक अंबर है तो यहाँ पे भी क जो है वो ग में बदल जाएगा तो दिगंबर बन गया। इसी तरह से उन्नति है, तो इस तरह के ऐसे जो होते हैं जो पहले से ही पांचवें वर्ण में होता है नियम, कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसमें ये जो त हल वाला है ये इसी के वर्ण में बदल जाएगा, इसी में, यानी कि इसका भी न ही हो जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा उन्नति। ऐसे ही षट मास है तो षण मास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी पांचवा वर्ण है और ये भी पांचवा वर्ण है, ये प फ ब भ म, प वर्ग का पांचवा वर्ण है और ये वाला त वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो जब पांचवा वर्ण होता है तो उसके साथ वाला जो व्यंजन आता है वो भी पांचवें वर्ण में ही बदल जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट वर्ग आया है और इधर म है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ग के हैं। यहाँ पर प वर्ग है और ये वाला ट वर्ग आया है, तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण ण होता है। और यहाँ पर देखो त वर्ग, इधर भी त वर्ग है और इधर भी त वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए त वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल गया। लेकिन यहाँ पर ट वर्ग प वर्ग दो अलग अलग आए हैं, लेकिन प वर्ग का पांचवा वर्ण बना हुआ है, और इसी के आधार पर ट वर्ग का भी पांचवा वर्ण यहाँ पर चेंज हो जाएगा, परिवर्तन में आ जाएगा। तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ट ठ ड ढ ण, तो यहाँ पर भी ण आ गया, क्योंकि यहाँ पर हल है इसलिए यहाँ पर भी हल वाला ही ण आ जाएगा, अर्थात आधा ण आएगा। तो षण मास, इस तरह से ये रूप बना। इस तरह से दिक दर्शन है तो दिक में क है और यहाँ पर भी दर्शन यानी त थ द, ये तीसरा वर्ण है त वर्ग का, तो यहाँ पर भी क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा तो क ख ग में बदल जाएगा, तो दिक दर्शन। तो इस तरह से इसके जब हम अभ्यास करते हैं तो इसके नियम बहुत जल्दी ही हमें समझ में आने लग जाते हैं। आगे देखो, जगत अम्बा, अब यहाँ पे त के बाद अ स्वर आया है तो यही वाला रूप आएगा। इसमें जो नियम बना था कि त के बाद ई आया है, यानी त जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यहाँ पर भी वही है, त तीसरे में बदल जाएगा, त थ द, तो यानी द, जगत द है और ये वाला अ जो है वो द में द को पूरा कर देगा, इसलिए इसका हल हट जाएगा, तो शब्द बना जगदम्बा। ऐसे ही तत्मय है तो यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है जो हमने यहाँ पर षण्मास में देखा था। तो तत्मय त वर्ग है और यहाँ पर प वर्ग है, प वर्ग का पांचवा आया हुआ है, इसलिए यहाँ त वर्ग भी अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो त थ द ध न होता है पांचवा वर्ण, इसलिए तन्मय ये शब्द बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछे। आगे भी देख लेते हैं इसके उदाहरण। विपत जाल, तो ज जो है च छ ज, तो यहाँ पर जाल जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में है, तो ये जो त है ये भी इस वर्ण में बदल जाएगा, विपत जाल। विपत जाल यानी कि त के स्थान पर ज आ जाएगा, विपत जाल। दिग्गज, तो ग में बदल जाएगा, दिग्गज। जो क है ये भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, दिग्गज हो गया। सतगति, तो सदगति हो गया, त थ द तीसरे में बदल गया, सदगति। वाङ्मय, तो क ख ग घ ङ पांचवा वर्ण ङ है, इसलिए यहाँ पे वाङ्मय हो गया। उपहार है, तो ह जो है स्पर्श व्यंजन में से किसी का नहीं है, लेकिन ये जो हार है इस द की वजह से, क्योंकि त जो है वो अपने तीसरे वर्ण में बदला तो त थ द हो गया और द के बाद ध होता है, इसलिए उद्धार ये शब्द बन जाएगा, उद्धार, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो हमें अभ्यास से हमें समझ में आ जाती हैं। तो इसका देखो, उद्धार, त का द बना और द के बाद जो है वो ध में बदल गया, उद्धार। तल्लीन, तो तल्लीन जो त है वो ल में बदल गया, इस वाले ल में तल्लीन बन गया। ऐसी वागईश है तो क जो है वो ग में बदल गया, वागीश। तत् अनुसार, तद अनुसार। सतजन, तो सज्जन, इसी को में बदल जाएगा, सज्जन। तो ये अभी तो आपकी छोटी क्लास है, 6, 7, 8 के बच्चे इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में आके इसको विस्तार रूप से समझाया जाएगा कि ये परिवर्तन क्यों हुआ। तो अभी आप
के सिलेबस में इतना ही है कि इसको देखना है, इतना ही समझना है कि ये अगर यहाँ पे व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब आता है विसर्ग संधि, एक रह गई है, तो विसर्ग संधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।